नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें काफी लंबा समय हो गया है, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो अपना धरना है वो दे रहे हैं। सर, इतना लंबा समय हो गया है, आप लोगों ने तमाम जो ज्ञापन है, तमाम जो लेटर्स है वो सरकार को सौंपे हैं, तो इन सभी लेटर्स में जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है। आपने भी उस जवाब के बारे में शायद जानते होंगे, क्योंकि आप काफी इन चीजों में रुचि रखते हैं। क्या जवाब दिया है? ऐसा है, आपको पता है कि लगभग 4 महीने हो गए हमारा ये जो धरना चल रहा है, और हमने इसमें 3 बार अपने विभिन्न माध्यमों से माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के लिए हमने ज्ञापन सौंपे। उनमें हमको कुछ ज्ञापनों के रिसीव्ड भी मिले हैं और ऐसे भी रिसीव्ड मिले हैं जिनमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने लिखा है, अपने सांसद को, हमारे जनप्रतिनिधि को संबोधित करके कहा है कि आपका ज्ञापन मिला जिसमें आपने देशियों और जवानों की विसंगतियों के बारे में जिक्र किया है और हम उसको संज्ञान में लिया है, उसमें क्या खामियां हैं उस पर अध्ययन कर रहे हैं और उनकी जल्दी से जल्दी खामियां दूर की जाएंगी। ऐसा एक लेटर जारी हुआ है, वो मिला है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा ये धरना चल रहा है, जिसको आज 116 दिन हो गए हैं, आधिकारिक रूप से अभी तक हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी, ना तो कोई प्रतिनिधि आया, ना ही कोई बुलावा आया है। सर, क्या आपने सरकार को कोई पत्र या फिर कुछ भी लिखा है कि सरकार, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आइए, हमसे बात कीजिए? क्या आपकी तरफ से कोई लेटर गया है? ये सारे जो लेटर बताए, ये सब हमारी तरफ से ही तो गए हैं। हाँ। 3 बार दे दिए हैं, डीएम के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तहसीलदारों के माध्यम से, ये सब सरकार के पास ही तो दिए, हम ही ने तो दिए। और 20 फरवरी को जब ये धरना शुरू हुआ था तो उस समय माननीय रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया यहाँ से, तो ये सरकारी तो है, सब उनको तो दिए हैं ज्ञापन। सर देखिए, सरकार क्यों नहीं आ रही है उसके पीछे एक कारण है एकता। जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जितने भी जो एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सभी से रिटायर हुए, उनमें एकता नहीं है। खासकर अगर हम देखें तो जो जवान, जेसीओ और जो अधिकारी वर्ग है, उनके बीच में एकता नहीं है। ऐसा क्यों? आपको ये कैसे महसूस हो रहा है कि जवानों के बीच में एकता नहीं है? जवानों के बीच में बिल्कुल एकता है। रही अधिकारी वर्ग की बात, अगर आप अधिकारी वर्ग की बात करोगे तो हाँ, वो ज़्यादा यूनाइटेड है। अभी मैं आपको हाल ही में एक एग्जाम्पल देता हूँ। उत्तराखंड के अंदर एक सीआईडी का कांड हुआ था, उसमें उत्तराखंड के एक मिनिस्टर हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ के एरिया कमांडर से, जीओसी से फ़ोन पे बात की। तो उसके बात करने के बाद एक हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि ये मंत्री जी को नहीं पता है कि जनरल साहब से किस तरीके से बात करना है। मंत्री जी को ये नहीं पता है कि वर्दी की मर्यादा क्या होती है। मंत्री जी को ये नहीं पता है कि नाम, नमक और निशान, उसका कैसे इज्जत का ख्याल रखा जाए। और धिक्कार उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने उनको शिक्षाएं दी, यानी उनके उस्तादों के ऊपर। उसके ऊपर एक के बाद एक इतने ट्वीट हुए कि सारे अधिकारियों ने ये बता दिया कि वी आर वन, हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं। ये सत्य है कि अधिकारी वर्ग ज़्यादा यूनाइटेड है, ज़्यादा एक है। हमारे जवानों में उस एकता की इस तरीके से अगर देखोगे तो कहीं थोड़ी कमी झलकती है। वो वजह एक है उसकी वजह ये है कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और कोई इस तरह की एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते हैं। इस वजह से उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती। वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं, तो वो जानकारी रखते हैं। अब हमारे पुराने ज़माने के सैनिक हैं, वो ट्विटर को नहीं जानते हैं, वो सोशल मीडिया, ये स्मार्टफोन, इसका इस्तेमाल उनको नहीं आता है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि उनके अंदर एकता की कमी है। बाकी एकता की कमी नहीं है, ये एक ऐसा जरिया है, मिलने का उनके पास माध्यम नहीं है एक दूसरे से कनेक्ट होने का। लेकिन अब आप लोगों ने जो इस तरीके से ये कवरेज दिया है, इससे देखा आपने 3 अप्रैल को क्या नफरी थी, 30 अप्रैल को वो कितनी बढ़ी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में थी, जो हमारे जनप्रतिनिधि के पास थी। अब
तहसील लेवल पर आके 30 मई को कितनी बड़े तादाद में होंगे, ये आप लोगों की देन है। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने ये पूर्व सैनिकों की आवाज जन जन तक पहुंचाई और उनको जगाने का काम किया है, आप लोगों ने, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जगे हैं। और अब आने वाले समय में अब आपको पता चलेगा, अब ये साहब एक खड़े हुए हैं, आपको एक नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक नहीं है, इनके बच्चे भी हैं, इनकी फैमिली भी है, इनके बच्चों की फैमिलियां भी हैं, इनके भाई भी हैं, इनके मम्मी पापा भी हैं, इनके रिश्तेदार यार दोस्त भी हैं। इतने सारे लोग हैं इनसे प्रभावित। ये विशेष है क्योंकि ये सेना में 30 से 34 साल नौकरी करके आए हैं, दुनिया देखी है, और इन्होंने कितने लोगों को, अपने साथ वालों को, बच्चों को आगे अपलिफ्ट किया, उठाया है। तो इनको एक गिनने की भूल ना करें। मैं आपसे भी कहता हूं कि आप इस नफरी को इस तरीके से ना नापे, 1 into 20 कर दीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी नफरी है। ये सच्चाई है। आप नफरी की बात कर रहे हैं कि आप लोगों को नफरी देखनी चाहिए कि एक सैनिक के पीछे कितने लोग हैं। कहना क्या चाहते हैं? क्या कहीं ये संदेश आपका उस केंद्र में बैठी हुई सरकार से तो नहीं है? नहीं, हम यहाँ बैठे किसके पास? केंद्र की सरकार से ही तो गुहार लगा रहे हैं, उन्हीं से तो हमारी जो मांगे हैं उन्हीं से तो हैं। हमारा ये किसी लोगों का भ्रम हो सकता है कि हम अफसरों के खिलाफ हैं, नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम उन पॉलिसियों के खिलाफ हैं जो अफसरों ने बनाई है, और उन पॉलिसियों का निवारण करना, चेक करना, उनको दुरुस्त करना, ये सरकार का काम है। तो हमारी जो यहाँ ये विरोध है, ये आंदोलन है, ये जो गुजारिश है, ये अर्जी है, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारा निवेदन है, ये सरकार से है, बाकी किसी से नहीं है। और फिर रही बात ये कि अगर जो आप कहना चाह रहे हैं वो इशारा मैं आपका समझ रहा हूँ, और मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर हमको इस लेवल पे मजबूर किया जाएगा तो उसका आपको पता है वो प्रतिशोध तो आएगा, और वो परिणाम आपके सामने आएगा, निकलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहब आने वाले साल में चुनाव है, चुनाव में बताएंगे। आपने खुद बता दिया, अब आप मेरे मुंह से क्यों अपने शब्द कहलवाना चाहते हैं? समझदार को इशारा, मैं तो सर पूछ रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। लक्ष्य हमारा वही है कि अगर हमारी विसंगतियां नहीं दूर हुई तो फिर हम अपनी विसंगतियों को दूर करवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये सरकार नहीं करेगी फिर कौन करेगा? उम्मीद किससे है? हमको इसी सरकार से उम्मीद है, और हमको अपने जवानों से उम्मीद है, सरकार से नहीं। हमको अपने जवानों से उम्मीद है। जब ये हेड काउंट होंगे, जब ये गिनती काउंट होगी, ये कुर्सी को हिलाती है, ये कुर्सी पे बिठाती है। सर आप अपना हेड काउंट बताते हैं, 4 से 5 करोड़, लेकिन उन 4-5 करोड़ में का जो फर्क है, अगर हम नंबर देखें वो एक काफी बड़ा नंबर दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग कहते हैं कि हम 125 सीटों पर, 125 सीटों पर असर डालते हैं। सर आप ये भी तो जानिए कि वो जो 5 करोड़ वोट है वो बटा हुआ है। अगर हम असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज में भी बटा हुआ है, और अगर हम बात करें लोकसभा क्षेत्रों की, लोकसभा क्षेत्रों में भी बटा हुआ है। तो फिर आप लोग असर कैसे डालेंगे? और शायद आप लोगों की जो नफरी है उसका इसीलिए असर नहीं है, और शायद इसी वजह से जो सरकार है वो 4 महीने तक आपके द्वार नहीं आई है। ऐसा है, बहुत सारे सरकार के पास काम होते हैं, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। सरकार का अपना नीतियां होती हैं, उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो भी देखना चाहते हैं कि कहाँ गलतियां हैं, क्या हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। अब रही बात जो आप कह रहे हैं बार बार कि कैसे असर डालेंगे, क्या करेंगे, आपको यहाँ आपको ये छोटा सा ये नजर आते हैं। आपने देखा टाइटैनिक मूवी देखी होगी आपने, एक बहुत छोटा सा बर्फ का टुकड़ा नजर आ रहा था, उसे बोलते टिप ऑफ आइसबर्ग, लेकिन उसके नीचे इतना बड़ा हिमखंड था कि जब वो टाइटैनिक टकराया तो क्या हुआ उसका अर्थ आपको पता है। इसलिए इन पूर्व सैनिक जो डिसिप्लिन है, इनसे अननेसेसरी टकराने की कोई कोशिश ना करें, नहीं तो परिणाम बदल। अच्छा सर,
ऐसा है कि बार बार ऐसा देखा जाता है कि जो अधिकारियों के काम हैं वो काफी जल्दी हो जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर इतना लंबा समय हो गया, अधिकारियों को भी साथ ले रहे तो हो सकता है कि अभी तक हो जाता। अधिकारियों के काम जल्दी कैसे हो जाते हैं? आप बोल रहे हैं अधिकारियों को साथ ले जाते थे तो आपका काम जल्दी हो जाता। एक उसमें सेकेंडरी सवाल भी है कि उनके काम जल्दी कैसे मैं हो आपको यहाँ एक छोटा सा एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब मेघनाथ का वध हुआ था तो सुलोचना ने बोला कि मुझे सती होना है, मैं पतिव्रता हूँ और मुझे अपने पति का सब चाहिए। हाँ। और उसने बोला कि ठीक है, वो तैयार होके गई रामचंद्र जी के खेमे में और उन्होंने अपने पति के सबकी मांग की और उन्होंने पूछा क्यों, कि मैं पतिव्रता हूँ और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं आज भी अपने पति के कटे हुए शीश से बुलवा सकता हूँ। तो बोला देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेघनाथ ने कि अगर मुझे ये पता होता कि आज आपका लड़ाई में वध हो जाएगा तो मैं अपने पिता को आपकी मदद के लिए बुला लेता। इस बात पर मेघनाथ का कटा हुआ शीश हंसा। पता है क्यों? क्योंकि उसने कहा बेवकूफ, जिसको तू मेरी मदद के लिए बुला रही है वो तो तेरा बाप है। यानी कि सुलोचना खुद शेषनाग की बेटी थी और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार। उन्होंने तो मेरा वध किया है और जिन्होंने हमारी ओआरओपी में खामियां की हैं, आप उन्हीं को हमारे साथ लाने की बात कर रहे हो अधिकारियों की। आप कैसी बात कर रहे हो? उनको हम साथ कैसे ला सकते? अरे उन्होंने तो हमारे साथ ये सब खेल खेला। हम तो सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार से हमारी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। काम पहले हो जाते हैं। देखिए वो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अप्रोच है, डिपार्टमेंटों में बैठे हुए हैं, पदों पर बैठे हुए हैं, तो सीधी सी बात है आप दिल्ली में हैं, आपको दिल्ली से कुछ काम करना है तो आपका पहले हो जाएगा। और मैं बैठा हूँ दिल्ली से दूर दराज 40-50 किलोमीटर दूर, जब तक मैं आऊँगा दिल्ली तक तब तक आपका काम हो जाएगा। तो इसमें तो कोई नया बात कुछ है ही नहीं भाई। जो नज़दीक है तो वो हो जाएगा। आप मेट्रो के नज़दीक है, तुरंत पहली गाड़ी में चढ़ जाएंगे। और भाई साहब और हम मेट्रो से 100 मीटर 200 मीटर दूर है तो हमको तो इतना चल के आना क्योंकि पड़ेगा। उनके सोर्सेज और जानकारी ज्यादा है इसलिए उनके काम जल्दी हो जाते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कितने दिन और बैठेंगे आप यहाँ पर? जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे।